तो गोरखपुर मंदिर हमले से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एटीएस ने मुर्तजा और उसके पिता से की आमने सामने बैठकर पूछताछ। तो बड़ी खबर इस वक्त गोरखनाथ मंदिर हमले से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, एटीएस ने मुर्तजा और उसके पिता से की है आमने सामने बैठकर पूछताछ की है। नेपाल जाने को लेकर एटीएस ने की पूछताछ। नेपाल में जिस शख्स से मिलने मुर्तजा गया था उसके बारे में पूरी जानकारी मुर्तजा के जरिए एटीएस जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ मुर्तजा और उसके पिता दोनों को आमने सामने बैठाकर एटीएस की तरफ से पूछताछ की गई। साथ ही साथ नेपाल में जिससे वो मिलने के लिए जा रहा था उसके बारे में एटीएस ने मुर्तजा से पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। सिद्धार्थ हमारे सहयोगी और अपडेट करें। सिद्धार्थ, और क्या जानकारी मिल रही है? पिता पुत्र दोनों को एक साथ बैठाकर आमने सामने एटीएस की पूछताछ चल रही है, पूछताछ खत्म हो गई है और क्या अभी भी पूछताछ चल रही है? क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? जब पिता और पुत्र को दोनों को आमने सामने बैठाया गया, कई चीजें निकली, कई चीजें पूछताछ किया, एटीएस ने क्रॉस क्वेश्चनिंग किए गए। जो हमारे सूत्र बताते हैं दोनों से, मतलब जो मुर्तजा ने बताया था वो कितना सही है और उनके पिता जो बता रहे हैं वो कितना सही है, दोनों में क्रॉस क्वेश्चन किए गए और काफी चीजों की जानकारी निकल के आई है। अब धीमे धीमे कई चीजें डिस्क्लोज हो रही हैं। धीमे धीमे देखना है आगे क्या किस तरीके से जांच किस तरफ बढ़ती है। हाँ, एक नया अपडेट हुआ है। जो वो मुर्तजा था वो एक ऐप बना रहा था, जो अरबी भाषा में एक ऐप डेवलप कर रहा था जिसका नाम था जरीन नाम का ऐप बना रहा था। इससे वो मैसेज पास आउट करता और जो नवयुवक थे उनको कहीं ना कहीं इस आतंक की फैक्ट्री में झोंकने की तैयारी में था। जी। तो इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? वैसे एटीएस की तरफ से जानकारी तो शेयर नहीं की जा रही होगी, लेकिन नेपाल में वो क्या किसी आतंकी संगठन से वो कनेक्ट था या फिर जिसे वो बातचीत कर रहा था उसके जरिए कुछ बड़ी साजिश रची जा रही थी? सिद्धार्थ, देखिए, नेपाल में जो इसके खाते थे, जो जिस खाते से ये पैसे भेजता था, ये खाते चेक के माध्यम से ये खातों में पैसे भेजे जाते थे। कहीं ना कहीं पूरा साथ एक तरीके से पूरी तरीके से दिमाग से पूरे अपने चल रहा था। कहीं ना कहीं वो किसके पीछे कई लोग थे जो इसको पूरा हैंडल कर रहे थे। अब देखना ये है कि जिस तरह से वो सीरिया में पैसे भेजे जा रहे थे, तो सीरिया आईएस का गढ़ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अब हम धीमे धीमे ये खुलासा हो जाएगा कि ये किसके खाते में पैसे भेजे जा रहे थे, आईएस के या फिर कोई नया संगठन है। ये सब देखने वाली चीज होंगी। चलिए, बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर के बाद फिर हम आपसे बातचीत करेंगे, अगली खबर पर पूरा अपडेट हम आपसे लेंगे। तो सिद्धार्थ हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से अभी इस वक्त मुर्तजा से पूछताछ चल रही है। मुर्तजा और उसके पिता दोनों को आमने सामने बैठाकर बातचीत चल रही है। नेपाल में दरअसल क्या उसके कनेक्शन है, किसके साथ उसकी बातचीत होती थी, किसके साथ वो मिलने जाया करता था, पैसे किस खाते में भेजा जाता था, क्या वो आईएसआई के संपर्क में था। इसके अलावा कई आतंकी संगठनों से मुर्तजा के कनेक्शन होते हैं, जिसे खंगालने की कोशिश एटीएस की तरफ से की जा रही है। तो एटीएस ने मुर्तजा और उसके पिता से पूछताछ की है और पूछताछ के बाद कई सारे एंगल एटीएस की तरफ से खंगालने की कोशिश हो रही है कि जिस खाते में पैसे भेजे जाते थे मुर्तजा के जरिए, वो खाता किसका है, नेपाल में वो किससे मिलने के लिए जाता था, क्या कुछ प्लानिंग चल रही थी, किस तरह की साजिश चल रही थी। और साथ ही साथ मुर्तजा और उसके पिता को आमने सामने बैठाकर एटीएस इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि उसके पिता को मुर्तजा क्या क्या प्लानिंग कर रहा था, क्या उस प्लानिंग के बारे में उसके पिता को पूरी जानकारी थी या नहीं थी। सच और झूठ को पूरी तरह से अलग अलग करने का काम इस वक्त एटीएस की तरफ से किया जा रहा है। मुर्तजा के कई आतंकी संगठनों से कनेक्शन हो सकते हैं, उसका संपर्क, जिस तरीके से वो सीरिया में आईएस के कई आतंकियों से उसका संपर्क था और वो बातचीत किया करता था, चैटिंग किया करता था। नेपाल में एक शख्स से मिलने के लिए जाया करता था। वो शख्स कौन है? क्या वो आईएसआई का एजेंट है या फिर किसी आतंकी संगठन का वो काफ़ी एक्टिव मेंबर हो सकता है, जिसके जरिए वो बड़ी आतंकी साजिश रचने की प्लानिंग कर रहा था। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके जरिए एटीएस मुर्तजा से इस वक्त कड़ी पूछताछ एटीएस की तरफ से की जा रही है। चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में हुई घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।
सीएम योगी विश्व के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर का मठ उनका मठ है। ऐसे में कोई भी शख्स बिना योजना के और बिना किसी बड़े षड्यंत्र के धारदार हथियार लेकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सांप को जितना भी दूध पिलाओ वो उगलेगा जहर ही। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के काल में जो शांति व्यवस्था और भाईचारा इस देश में कायम हुआ है उससे कुछ लोग काफ़ी बौखलाए हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि गोरखपुर के इस कांड में हमारे भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से एक वीर बालक अनुराग राजपूत ने बहादुरी का परिचय दिया। मैं उसकी बहादुरी को सलाम करता हूं। योगी जी विश्व के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर का मठ उनका मठ है। साधारणतया बिना योजना के, बिना किसी बड़े षड्यंत्र के धारदार हथियार लेकर के कोई व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता। मैं इसकी निंदा करता हूं, परंतु निंदा करने मात्र से इसका हल निकलने वाला नहीं है। कुछ असामाजिक तत्वों के या आस्तीन के सांपों के या अलगाववादियों के इरादे नापाक हैं। वहीं यूपी सरकार का बजट सत्र मई के तीसरे हफ्ते में संभावित है। इस बार पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्यवाही। तो बड़ी खबर इस वक्त, यूपी सरकार का बजट सत्र मई के तीसरे हफ्ते में संभावित है और माना जा रहा है, जो अभी तक जानकारी हम लोग को मिली है, कि विधानसभा की कार्यवाही इस बार पेपरलेस हो सकती है। इस बार पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्यवाही। विधानसभा की कार्यवाही के दरमियान विधायक के टैबलेट के जरिए पूछ सकेंगे सवाल। तो काफ़ी मॉडर्न करने की कवायद चल रही है। विधानसभा की कार्यवाही में अब विधायक टैबलेट के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अपने मोबाइल या अपने टैबलेट जो उन्हें प्रोवाइड किया गया है सरकार की तरफ से, उसके जरिए वो सवाल पूछ सकते हैं। तो इस बार पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्यवाही। तो विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने के लिए विधायकों के पास एक बड़ा विकल्प दिया गया है कि वो टैबलेट के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकेंगे और उस सवाल पर चर्चा हो सकेगी विधानसभा की कार्यवाही के दरमियान। पहले पेपर पेन का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। पेपरलेस कार्यवाही को बढ़ाया जा रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है और इसीलिए इस बार जब विधानसभा की कार्यवाही होगी तो विधायक अपने टैबलेट के जरिए सवाल पूछ सकेंगे और उनके सवालों पर बहस कार्यवाही के दरमियान होगी। तो यूपी सरकार का बजट सत्र मई के तीसरे हफ्ते में संभावित है और इस बार की जो खास बात है कि कार्यवाही के दरमियान पूरी तरह से पेपरलेस जो कार्यवाही होगी उसमें टैबलेट के जरिए विधायक अपने सवाल पूछ सकेंगे। सिद्धार्थ हमारे सहयोगी अपडेट करेंगे। सिद्धार्थ, बहुत ही मॉडर्न बनाने की कोशिश हो रही है, संभावित है कि मई में बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। क्या क्या जानकारी आपको मिल रही है सिद्धार्थ? चलिए हम थोड़ी देर के बाद सिद्धार्थ से बात करेंगे। तो यूपी सरकार का बजट सत्र मई के तीसरे हफ्ते में संभावित है और इस बार पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्यवाही। तो विधायक अपने टैबलेट के जरिए सवाल पूछ सकेंगे जिस पर सदन के अंदर चर्चा होगी। तो यूपी सरकार का बजट सत्र मई के तीसरे हफ्ते में संभावित है और इस बार पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्यवाही। विधायक अपने टैबलेट के जरिए जो भी वो सवाल पूछना चाहते हैं, एक लिस्ट होती है कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों पर अनुमति दी जाती है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, तब कोई विधायक सदन की कार्यवाही के दरमियान वो सवाल पूछता है। चलिए बड़ी खबर है, यूपी में छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण जल्द किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त, यूपी में छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण जल्द किया जाएगा। बीजेपी सरकार अपने इस वादे पर पूरी तरह से खरी उतरना चाहती है। 100 दिन की कार्य योजना में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण भी शामिल किया गया है। 100 दिन का जो टारगेट दिया गया है
मंत्रियों को कि काम दिखाइए, ज़मीन पर वो काम दिखे, उसमें स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के काम को इसमें शामिल किया गया है। यूपी में बड़े पैमाने पर होगा टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण। पहले चरण में 9 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन होंगे वितरित। सभी जिलाधिकारियों को व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। 10वीं और 12वीं में 65% अंक पाने वाले छात्रों को मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन। तो पहले से ही या इसे मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन, उसके लिए बाकायदा बता दिया गया है। पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके छात्रों को मिलेगी प्राथमिकता। upcmo.up.nic.in पर छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो 100 दिन की कार्य योजना में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण को शामिल किया गया था और यूपी में अब बड़े पैमाने पर इस वादे पर सरकार पूरी तरह से अपने वादे पर कायम है और पहले चरण में 9 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के खैरनगर तिराहे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक मामूली बात को लेकर बीच सड़क पर बाप और बेटी की जमकर पिटाई कर दी गई। दबंगों ने बाप और बेटी की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से कुछ लोग बाप पिता पुत्र दोनों की पिटाई कर रहे हैं और कई लोग जो आसपास खड़े हैं वो बस तमाशा देख रहे हैं, जबकि बीच बचाव करना चाहिए, झगड़े को शांत कराया जाना चाहिए। लेकिन पिता पुत्र दोनों को एक साथ यहाँ पर देखिए कई लोग मिलकर के पीट रहे हैं। लाठी डंडों से पिता पुत्र की पिटाई की गई, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आखिरकार कुछ लोग बाप और बेटी की पिटाई कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पूरे मामले में फ़िलहाल जब तक पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस तहकीकात नहीं करती है, तब तक पता नहीं चल पाएगा। लेकिन इस वक्त जो वीडियो वायरल हो रहा है इसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि किस तरह से कानून का खौफ है ही नहीं। खुलेआम गुंडागर्दी पर कुछ लोग यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सड़क पर एक पिता और पुत्र दोनों की जमकर पिटाई की गई। मामूली बात पर बीच सड़क पर पिटाई हुई है। दबंगों ने लाठी डंडों से बाप बेटे को पीटा। बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर दबंगों ने पिटाई की। पीटने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस को नहीं इस पूरे मामले की अभी तक कोई जानकारी है। ठठिया थाना क्षेत्र के खैरनगर तिराहे का ये पूरा मामला है। तो कन्नौज की खबर, जहां पर बीच सड़क पर मामूली सी बात को लेकर पिता और पुत्र की कुछ दबंगों ने मिलकर पिटाई कर दी और सड़क पर किस तरह से दोनों की पिटाई की गई है साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कई लोग बस तमाशबीन बने हुए हैं, कई लोग बस इस तमाशे को देख रहे हैं, जबकि पिता और पुत्र इनकी कुछ बातचीत हो गई थी। मामूली सी बात पर आसपास जो लोग थे वहाँ पर स्थानीय लोगों की तरफ से पिटाई की गई है। तो कन्नौज की खबर, जहां पर मामूली सी बात को लेकर एक पिता और पुत्र, एक बाप और बेटे की पिटाई की गई है। यहाँ पर कौन सी मामूली बात पर पिटाई हुई है, इस बात की तहकीकात पुलिस को करनी चाहिए। वैसे पुलिस को अभी तक इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, जबकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका है। कन्नौज की खबर है। चलिए बढ़ते आगे। बुलंदशहर के शहजादपुर कनेनी गांव में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक ललित के दोस्त पर हत्या का आरोप लगा है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आरोपी ने उधार के पैसे देने के लिए ललित को फोन करके बुलाया था। तो दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक
ललित के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका जताई जा रही है। ललित को मारी गई 3 गोलियां। उधारी के पैसे देने के बहाने आरोपी ने बुलाया और 3 गोली मार दिया। और ललित के दोस्त पर इस हत्या की आशंका जताई जा रही है। जो जानकारी अभी तक मिली है कि उधारी का पैसा देने के लिए उसे बुलाया गया और फिर उसे 3 गोली मार दिया। बेटा खत्म हुआ आज मेरा। कैसे, किसने हत्या की है, क्या है मामला? ये है बबली के बालक हैं दोनों, पंकज अब दिनेश अतेंद्र और ये इनका सारो भी आयो है। बबली सब 5-6 बहू भी हैं। क्यों मारी है गोली, क्या कारण? ये मारी है मेरे बेटा ड्राइवर हो, वहाँ के पैसा सटकते रहे दोस्ताने में, वहाँ ने पैसा मांगो 1.5-2 लाख रुपया पहुँच गो मेरे आगे मोटे हिसाब करो। तो इन्होंने कई दंगे फिर मैं बोले वो पैसा दंगे। हाँ तो यार तो फिर वो कहीं पैसा दे मेरो कि हाँ तेरा पैसा दंगे, खट्टे पैसा दंगे तेरा। ये सजादपुर कंजनी गांव है गुर्जरनगर में। वहाँ ललित नाम का व्यक्ति 21 वर्षीय, आज हम लोग घटना में मौजूद हैं और कथित जो 2 लोगों ने शायद इसको गोली मार के हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर मौजूद है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर दे दी है क्या? अभी तहरीर नहीं दी है, कुछ लोगों पर आरोप लगाए हुए हैं, उसकी पुष्टि हो जाएगी। यही तहरीर आएगी, हम लोग वैधानिक कार्रवाई शुरू करेंगे। तो बुलंदशहर की घटना जहां पर पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की हत्या की गई है। अभी तक जो जानकारी आ रही है कि ललित जिसकी हत्या की गई, दरअसल उसका ही दोस्त उसे उधारी देने के लिए जो पैसे लिया था बाकायदा ललित को उधारी देने के लिए बुलाया। इसके बाद पैसे न देकर उसे गोली मार दी। ललित की मौत हो गई है और फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन चल रही है। तहकीकात पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस मामले में आरोपी फरार है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भागलपुर में फिर से बम बरामद हुआ। आज सुबह 4 जिंदा बम बिहार सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर के कैंपस के पिछले हिस्से में बरामद किया गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने झाड़ी में बम देखा तो दंग रह गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही सीटीएस के पुलिस जवान और स्थानीय नाथनगर थाना की टीम मौके पर पहुंची। दोनों बम के आसपास के इलाके को सील कर दिया। वहीं पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि 2 जिंदा सुतली बम बरामद हुआ है। किसने और किस मकसद से यहां पर बम रखा है, इसकी जांच की जा रही है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। चुनाव हुआ ये नाथनगर, दोनों भाई राम रहीम के तरह सभी पर्व मनाते हैं। ये रमजान का महीना है, चैती नवदुर्गा और रमरमी परसों है और ऐसा सुना उस नाथनगर में पहले भी मिला था। आज पूरे सीटीएस के ग्राउंड में मिला। यहाँ लाखों की भीड़ अभी लगा हुआ है चैती। मैं डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब, डीआईजी साहब से मांग करूंगा कि बार नाथनगर में जो बम मिल रहा है ये उचित जांच कर कोई भी वो सामाजिक तत्व हो वो सलाखों के पीछे हो। आज सुबह में कुछ बच्चे लोग जो है इधर खेल रहे थे, इतने में हल्ला किया कि बम है। हम लोग दौड़ के आए। यहाँ पर देखते हैं कि एक जगह 2 बम और दूसरी जगह 2 बम रखा हुआ है। दोनों की दूरी लगभग 100 फीट की है। आज रामनवमी का यानी कि अष्टमी है और आज प्रोसेसन भी है और रमजान का भी महीना चल रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर मेला का आयोजन होता है। चले बढ़ते हैं आगे। राम नवमी की शुरुआत के बाद महावीरी झंडे की सिलाई भी शुरू हो जाती है। महावीरी झंडा आसपास के तमाम क्षेत्रों में जाता है। कारीगर गुलाम जिलानी ने बताया कि 18 फीट से 60 फीट जैसे महावीर झंडे के ऑर्डर आने पर काम होता है। उन्होंने कहा कि ये काम हम लगभग 25 सालों से कर रहे हैं। तो हजारीबाग की खबर में आपको बता रहे हैं, जहां पर महावीर झंडे की सिलाई शुरू हो चुकी है। तमाम जगहों से लोग ऑर्डर देते हैं। कारीगर गुलाम जिलानी के हाथों का ये पूरा कमाल है। 25 सालों से महावीर के झंडे वो बनाते आ रहे हैं।
की बात करें और हजारीबाग में रामनवमी का शानदार आगाज हो चुका है। आज षष्ठी और अपने दर्शकों को साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि रामनवमी पूरे भारतवर्ष में नवमी को ही समाप्त हो जाता है, लेकिन एकमात्र झारखंड का हजारीबाग है जो कि 10वीं एकादशी तक चलता है। क्या कुछ है, और ये आप ये देख सकते किस तरीके से झंडा बनाया जा रहा है। और अभी हम हैं मोहम्मद जिलानी के पास, जो कि लगातार माफ़ी चाहूँगा मोहम्मद गुलाम जिलानी जो कि पिछले लगभग 25 वर्षों से झंडा की सिलाई कर रहे हैं। और जो खास बात है 40 फीट, 60 फीट, 120 फीट कैसे क्या बनता है, कितने दिनों तक ये बनाते हैं, क्या कुछ लगता है? एक झंडा, बड़ा झंडा बनाने में जैसे हम सामने आ जाइए। 40 फीट का झंडा बनाए, उसमें 3 दिन लग गया था। कपड़ा उसका लग गया था 85 मीटर का ज़मीन, 5 मीटर पैजामा और करीब 6-7 मीटर मगजी में लगा था। 3 दिन कंटिन्यू काम किए, तब वो एक 40 फीट हाइट का झंडा तैयार हुआ। उसमें 5 मूर्ति था, एक 6 फीट का, एक राम लक्ष्मण और बाकी 2-3 छोटा मूर्ति। बिल्कुल एक अच्छे सुसज्जित तरीके से झंडा को सजाया जाता है। और एक खास बात मैं बता दूं कि हजारीबाग सदर क्षेत्र के अलावा तमाम ग्रामीण क्षेत्र भी भगवामय हो जाता है, चूंकि हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल कहलाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, इंडिया वॉइस। चले बढ़ते हैं आगे। भोजपुर के संदेश थाना क्षेत्र के सारीपुर गांव की सो नदी में छठ पूजा के दौरान नहाने गए 4 बच्चे नदी में डूब गए, जिसमें से 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत होने की खबर आ रही है। घटना के बाद मृत बच्चों के घर में कोहराम मच गया। तो 2 बच्चों की नदी में डूबकर मौत हुई है। 4 बच्चे नहाने के लिए गए थे नदी में, लेकिन नदी के बहाव में 2 बच्चे, वैसे चारों बच्चे डूबे थे, लेकिन 2 बच्चों को बचा लिया गया है, लेकिन 2 के डूबने के बाद मौत हो गई। और बच्चे के परिवार के घर में इस घटना के बाद कोहराम मचा है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।